नमस्कार, मनी 9 पर आप देख रहे हैं इंश्योरेंस सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव। इस शो में हमारी कोशिश होती है कि पूरे महीने बीमा के क्षेत्र में जो भी कुछ हुआ है, जो भी खबरें रही हैं, उसका एक राउंड अप आपको दे सकें ताकि आप समझें कि इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह के नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटर और सरकार क्या कर रही है बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए। इस महीने की सबसे बड़ी खबर रही बजट पेश हुआ और बजट 2023 ने बीमा उद्योग को दिया है झटका, क्योंकि अगर हाई वैल्यू इंश्योरेंस प्रीमियम कोई पे करेगा तो उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड पर लगने वाला है टैक्स अब। और दूसरी तरफ बीमा सुधारों को आगे बढ़ाने वाला बिल भी इस बजट सत्र में टलता ही नजर आ रहा है। तो इन सब के क्या मायने हैं बीमा इंडस्ट्री के लिए, इसे आज हम एनालाइज करने वाले हैं। रहिए हमारे साथ। आज के शो में सबसे पहले तो हम बात यही करने वाले हैं कि आपको मैच्योरिटी के समय मिलने वाली रकम पर अब टैक्स चुकाना होगा, तो ये कौन सी पॉलिसी होंगी। कहा गया है कि गैर यूलिप पॉलिसी होंगी, तो क्या जो पुरानी पॉलिसी चली आ रही है वो सेफ है। बीमा उद्योग के लिए क्या इसके मायने हैं, इसको हम समझने वाले हैं। जनरल बीमा कंपनियां क्यों कंपोजिट लाइसेंस का विरोध कर रही हैं और कौन सी वो लॉबी है जो इसे नहीं चाहती है। लंबी अवधि के निवेश के लिए कैसा है जीवन बीमा का इंडोमेंट प्लान, निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान, और इस इंडोमेंट प्लान पर अब जब टैक्स की देनदारी बढ़ेगी तो क्या ये आपके लिए राइट प्रोडक्ट रहेगा या नहीं। इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं बीमा से जुड़ी प्रमुख खबरों की तरफ, यानी इंश्योरेंस हेडलाइंस लेकर आते हैं। बीमा प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा तो लगेगा टैक्स। सरकार ने बजट 2023 में किया प्रावधान, गैर यूलिप पॉलिसी पर लागू होगी ये व्यवस्था। अभी तक बीमा में निवेश पर नहीं थी इस तरह की बंदिश। पॉलिसी धारक की मौत पर नॉमिनी को जो रकम मिलेगी वो अभी भी टैक्स फ्री रहेगी। 1 अप्रैल 2023 से बाद की पॉलिसी पर लागू होगी ये व्यवस्था। कोविड के बाद अटल पेंशन योजना की मांग बढ़ी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लाई गई थी ये योजना। वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा 36% बढ़े हैं एपीवाई में शामिल होने वाले लोग। एक साल में पहली बार ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। 2022 में करीब 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं एपीवाई में। महामारी से पहले 2019 की तुलना में 81% ये आंकड़ा बढ़ गया है। उस साल 69 लाख लोग हुए थे पंजीकृत। तपन सिंघल जीआईसी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। जनरल बीमा कंपनियों की आधिकारिक प्रतिनिधि एवं स्वयं नियामक संस्था है जीआईसी। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ तपन सिंघल हैं। 31 गैर जीवन बीमा और 11 री इंश्योरेंस कंपनियों का यह संगठन है, जिसे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नाम से हम जानते हैं। और जीआईसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक निजी कंपनी से एक चेयरमैन को नियुक्त किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अंजन डे का स्थान लेंगे तपन सिंघल। अंजन डे ने हाल ही में दिया है कंपनी से त्यागपत्र। एलआईसी लेकर आई एक नई बीमा पॉलिसी। जीवन आजाद के नाम से ये नई पॉलिसी है। ये एक बचत और जीवन बीमा प्लान है। सीमित अवधि का है पेमेंट प्लान और ये एक इंडोमेंट प्लान है। पॉलिसी अवधि में बीमा धारक की मौत पर परिवार को सम एश्योर्ड राशि मिलेगी। ये पॉलिसी 15 से 20 साल के लिए ली जा सकती है। एलआईसी ने किया अदानी ग्रुप में निवेश का खुलासा। अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट के बावजूद फायदे में बीमा कंपनी समूह में कंपनी ने किया है कुल 30,127 करोड़ रुपए का निवेश। 30 जनवरी को 56,124 करोड़ थी निवेश की वैल्यू, एलआईसी ने बताया है। और इससे एलआईसी को अब भी अपने निवेश पर 26,000 करोड़ का फायदा है। अदानी समूह में बड़े निवेश को लेकर सुर्खियों में ये बीमा कंपनी आई थी। इस मामले में जीवन बीमा कंपनी ने खुद आगे आकर ये सफाई दी है। अगर आप एक साल में 5 लाख से ज्यादा का बीमा प्रीमियम अदा करते हैं तो इसकी मैच्योरिटी की रकम पर अब लगेगा टैक्स। बजट 2023 में सरकार ने इस कदम की घोषणा की है। इसका क्या असर पड़ेगा, कौन सी वो बीमा प्रोडक्ट हैं जो इस टैक्स के दायरे में आएंगी और आपको अगर इनमें निवेश करना है तो किन बातों का ख्याल रखें, इन सब पर बात करते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। नमस्ते जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। बजट में एक ये मूव रहा है जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनियों को हिला दिया है, क्योंकि बजट पेश होने के बाद हमने देखा ताबड़तोड़ इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स में जो है गिरावट आनी शुरू हो गई थी। इस खबर को बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। गैर यूलिप बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर टैक्स लगेगा। जरा समझाइए कि इस कदम के पीछे क्या वजह रही और आप इसका क्या असर देख रहे हैं।
देखिए प्रियंका, लाइफ इंश्योरेंस जो सरकार की तरफ से अगर मैं देखूं तो लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन हम चाहते थे वो पेनिट्रेशन हुआ नहीं है। और जब आप इंश्योरेंस के बिजनेस को देखते हैं तो पता लगता है कि हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रीमियम के तौर पे कलेक्शन आता है। तो अगर हाई वैल्यू इंश्योरेंस पे अगर ज्यादा फोकस है तो हम बीमा में पेनिट्रेशन कैसे करेंगे जब इतनी पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। तो मेरी राय में ये जो बजट में प्रावधान किया गया है ये हाई वैल्यू इंश्योरेंस को डिस्करेज करने के लिए किया गया है, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज जो है उस पेनिट्रेशन की तरफ जाए जिसको जो है सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा, या सरकार का जो एक टारगेट है कि भारत में हर कोई, हर किसी के पास बीमा हो, उस टारगेट के लिए जो है इंश्योरेंस कंपनी फोकस करें, यानी कि छोटे लोगों के पास जाए, रिटेल के पास जाए, ना कि हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज पे कंप्लीट फोकस रखें। इसका एक शार्प रिएक्शन जो हमने देखा जितेंद्र जी, एचडीएफसी लाइफ की जो करता धरता है विभा पदलकर, उन्होंने भी कह दिया कि वो अपनी कमाई में इसका 10 से 12% का हिट देख रही हैं आने वाले समय में। और इसी तरह दूसरी कंपनियों के भी रिएक्शन आए हैं, यानी कंपनियों को लग रहा है कि ये हाई वैल्यू इंश्योरेंस पर अगर टैक्स लगेगा तो उनकी कमाई कम हो जाएगी। देखिए हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज क्यों लेते हैं लोग, वो इसलिए क्योंकि इसमें मैच्योरिटी टैक्स फ्री था। यानी कि आप 10 लाख 20 लाख का प्रीमियम आप भरते हैं और उसके बाद जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो पूरी की पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट था जो हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज में अवेलेबल था। मेरी राय में उस बेनिफिट को कट करके, जैसा मैंने कहा कि ये डिस्करेज करने की कोशिश की गई है कि हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज पे जो है फोकस इंश्योरेंस कंपनी का हो, बल्कि इसके कि इंश्योरेंस कंपनी पेनिट्रेशन की तरफ ध्यान देगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या है कि आप उन्हीं कस्टमर्स पे रिपीट जा रहे हैं और हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके पास आ रही हैं, तो और आपके अगर बिजनेस में वो काफी बड़ा हिस्सा है तो आप समझ सकते हैं कि फोकस इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि वहां से आसानी से आ रहा है, वहां पे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो वो फोकस वहां पे चेंज हो रहा है। तो मेरी राय में ये सब पेनिट्रेशन जो हम नहीं कर पाए हैं ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पेनिट्रेशन नहीं कर पाई है सबको बीमा दिलाने के लिए, ये उसकी तरफ एक कदम है। राइट, तो फिर आपकी कमाई जहां से हो रही है केवल आप उधर फोकस नहीं करेंगे, आप असल में इंश्योरेंस फॉर ऑल के लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, ये कोशिश है। तो ये भी ध्यान रखिए कि गैर यूलिप पॉलिसीज पर अब ये लागू होगा, तो जिसमें कि आपकी इंडोमेंट ट्रेडिशनल प्लान जो होते हैं उसमें रहेगा ये, पुरानी पॉलिसीज जो चली आ रही हैं उसमें ये बदलाव नहीं है, यूलिप पॉलिसी में ये बदलाव नहीं है, और टर्म इंश्योरेंस में भी ये बदलाव नहीं है। जो ट्रेडिशनल बीमा के प्लान है उसमें ये बदलाव किया गया है। हाई वैल्यू प्रीमियम है तो उसकी मेच्योरिटी पर टैक्स देना होगा। क्या जितेंद्र जी एटीसी का बेनिफिट भी लेते हैं लोग जब प्रीमियम अदा करते हैं इस तरह के गैर यूलिप प्लान्स में? वो तो बरकरार है, वो डिडक्शन तो मिलता रहेगा, राइट? सिर्फ मेच्योरिटी पर ये टैक्स लगेगा। देखिए वो डिडक्शन मिलता रहेगा। और दूसरा, अगर आप एक बात और देखें कि ये एग्रीगेट पे लगाया गया है, यानी कि 5 लाख का प्रीमियम ये खाली उनके लिए नहीं है जो सिर्फ 5 लाख का प्रीमियम पे कर सकते हैं, बल्कि उनके उनके लिए भी है। 1 या 1.5 लाख का प्रीमियम पे करके आपने 3 4 पॉलिसी पूरी फैमिली के लिए ले ली, मल्टीपल और पॉलिसीज उसपे है तो भी आप मल्टीपल करिए। पॉलिसीज है तो वो एग्रीगेट करके 5 लाख से अगर ऊपर होता है तो वो सब टैक्सेबल हो जाएंगी। तो ये उस तरीके से है, एटीसी का बेनिफिट बरकरार रहेगा, एटीसी को इसमें कोई इसमें उसको नहीं रोका गया है। ठीक है, तो जब मेच्योरिटी की राशि मिलेगी तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के दायरे में रख करके इस पर टैक्स अदा करना होगा, जो बात अभी तक मुझे बजट में समझ में आई है। लेकिन जितेंद्र जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हाई वैल्यू इंश्योरेंस पर टैक्स लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ टैक्स की नई रिजीम को बढ़ावा देने के लिए वो ऐसी रिजीम है जिसमें बीमा के प्रीमियम पर आपको छूट नहीं मिलती है। तो बीमा क्षेत्र के लिए ये बजट उतना प्रोत्साहन वाला नहीं रहा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मल्टीपल शॉक्स लगे हैं, क्योंकि आप वैसी रिजीम को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें लोग हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा खरीद करके वहां पर छूट लेते थे, तो वो भी एक तरह से प्रोत्साहन खत्म कर दिया गया है। तो टैक्स के फ्रंट पर, छूट के फ्रंट पर बीमा को लग रही है चोट। देखिए बीमा इंडस्ट्री को काफी बड़ी चोट लगी है। अगर एक तरफ आप देखें कि पॉलिसीज अगर टैक्सेबल हुई है, खासकर हाई वैल्यू पॉलिसीज जहाँ पे अच्छा बिजनेस आता है, तो दूसरी तरफ अगर नए टैक्स रिजीम में हम लोग जाएंगे जिसमें एटीसी का बेनिफिट नहीं है, तो आप अगर देखें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस देखें तो लास्ट जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में अच्छा खासा बिजनेस होता है। उसका रीजन यही है
कि लोग टैक्स बेनिफिट के लिए बीमा में जो है निवेश करते हैं ये आखिरी के साल के 3 महीने में। अब 80सी का अगर बेनिफिट ही खत्म हो जाएगा तो ये बिजनेस भी जो है कम हो जाएगा। और वो टैक्स का जो एक बेनिफिट है, अब उसके बाद क्या रियली में वाकई कितना हिट होगा ये तो आगे चल के पता लगेगा। बट बिजनेस तो हिट होना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मेहनत करनी पड़ेगी लोगों तक पहुंचने के लिए। उनको समझाना पड़ेगा कि जीवन बीमा क्यों जरूरी है, जिससे कि वो जीवन बीमा को ले। बिल्कुल, तो जीवन बीमा कंपनियों के लिए और मेरे ख्याल से हेल्थ बीमा कंपनियों के लिए भी इस बजट में बहुत अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार उस रिजीम को प्रोत्साहन दे रही है जिसमें आप इनके प्रीमियम पर छूट लेते थे। हाई वैल्यू प्रीमियम पर भी टैक्स लग गया है। पिछले साल हमने देखा था कि यूलिप के भी प्रीमियम पर जो अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा के देंगे तो वो भी टैक्स के दायरे में आ जाता है। तो टैक्स के झटके कई लगे हैं। लेकिन हम जिस हाई वैल्यू बीमा प्रीमियम की बात कर रहे हैं वो लागू होगा गैर यूलिप प्लान्स पर, और ये गैर यूलिप प्लान्स कहलाए जाते हैं इंडोमेंट प्लान्स। तो जीवन बीमा के इंडोमेंट प्लान्स में क्या कुछ होता है, इसमें आप किस तरह से निवेश कर सकते हैं और कैसे लोग इसमें निवेश करते हैं टैक्स बचाने के लिए, समझिए हमारी इस खास स्टोरी में। सरकारी स्कूल में टीचर सुशीला देवी 1 साल की बेटी की मां हैं। बेटी की उच्च शिक्षा के लिए वो कोई ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी खरीदना चाहती हैं जिसमें हर साल थोड़ा थोड़ा निवेश करके एक मुश्त रकम मिल जाए। सुशीला के इस काम के लिए एंडोनमेंट प्लान बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। एंडोनमेंट जीवन बीमा का परंपरागत प्लान है जो बचत और बीमा दोनों का मिश्रण है। इन पॉलिसियों को बीमा कंपनियां अलग अलग नाम से बेचती हैं। आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस प्लान खरीदना बेहतर रहेगा, इसके लिए जरूरी है कि उस प्लान के बारे में बारीकी से जानकारी हासिल कर लें। एंडोनमेंट बीमा योजना में पॉलिसी मैच्योर होने तक अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो मैच्योरिटी के समय प्रीमियम के रूप में चुकाई गई रकम बोनस के साथ मिलती है। इसे सम एश्योर्ड कहते हैं। अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को बीमा कवर की राशि मिल जाती है। इस तरह जीवन बीमा में एंडोनमेंट प्लान जोखिम से मुक्त है, यानी आपको पैसा हर हाल में मिलेगा, लेकिन इसके लिए नियमित रूप से प्रीमियम चुकाना जरूरी है। इंश्योरेंस एक्सपर्ट विकास सिघल कहते हैं कि जिन लोगों को म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, उनके निवेश के लिए जीवन बीमा का एंडोनमेंट प्लान अच्छा विकल्प है। इस पॉलिसी में हर साल प्रीमियम जमा करके बड़ी रकम जोड़ सकते हैं। इस पहल के जरिए परिवार को वित्तीय सुरक्षा भी मिलती रहेगी। अगर सुशीला टैक्स के दायरे में आती हैं तो आयकर की धारा 80C के तहत सालाना प्रीमियम पर कर कटौती का लाभ भी ले सकती हैं। लेकिन बीमा पॉलिसी का चुनाव करने से पहले उन्हें कुछ बुनियादी बातों पर गौर करना चाहिए। बीमा पॉलिसी खरीदते समय एजेंट की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। आपको जो भी पॉलिसी बताई जा रही है उसकी खूबियों के बारे में अच्छी तरह से होमवर्क करें। एंडोनमेंट पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी के समय कितना पैसा मिलेगा, इस बारे में बीमा एजेंट आमतौर पर सालाना 8% रिटर्न के हिसाब से गणना करके बताते हैं। ये रिटर्न हकीकत में नहीं मिलता। इस बारे में किसी एक्सपर्ट से जानकारी हासिल करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि लंबी अवधि के निवेश के लिए जीवन बीमा का एंडोनमेंट प्लान अच्छा विकल्प है। ये योजना बीमा के साथ साथ निवेश की सुविधा देती है। ये पॉलिसी का प्रीमियम, बीमा कवर की राशि, पॉलिसी धारक की आयु और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हालांकि वित्तीय जोखिमों को कवर करने के लिए टर्म बीमा प्लान सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प है। जो लोग बिना बचत या निवेश के बीमा कवर चाहते हैं उन्हें टर्म प्लान लेना चाहिए। और इंश्योरेंस सेंट्रल में मेरे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी बने हुए हैं। हमने अभी आपको एक स्टोरी दिखाई इंडोमेंट प्लान्स पर, तो इस पर एक व्यू जितेंद्र जी का अब लेते हैं। जितेंद्र जी, अक्सर क्या होता है, ये जो साल के ये जो शुरुआती महीने होते हैं जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तो लोग इंडोमेंट प्लान जैसे विकल्प को चुन लेते हैं। आप इसे निवेश के लिए कितना सही मानते हैं? और अब एक जो नया हमें बात सामने आ रही है वो ये कि अगर आप मोटा प्रीमियम देंगे इन इंडोमेंट प्लान का तो उसकी मैच्योरिटी पर आपको टैक्स भी देना होगा। तो इन सब के बैकड्रॉप में आप इंडोमेंट प्लान को किस तरह की योजना मानते हैं?
देखिए, एंडोमेंट प्लान वो प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर आपको रिटर्न का नहीं पता होता है कितना मिलेगा। आप निवेश करते हैं, प्रीमियम भरते हैं, आपको जो सम अश्योर्ड मिलता है उस पे कंपनी हर साल बोनस डिक्लेयर करती है। वो बोनस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हर साल बोनस अलग हो सकता है। और एंड में आपको मैच्योरिटी मिलती है सम अश्योर्ड प्लस बोनसेस। जनरली अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो ट्रेडिशनल प्लान का रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं रहा है, जिसकी वजह से अगर हम इसको लॉन्ग सेविंग प्रोडक्ट में काउंट करें तो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं माने जाते हैं एंडोमेंट प्लान, क्योंकि इनका नेट रिटर्न बहुत कम होता है और इन्फ्लेशन को बीट करने में थोड़ा मुश्किल होता है एंडोमेंट प्लान्स को। तो इसीलिए अगर मैं खाली निवेश के पर्पज से देखूं तो शायद एंडोमेंट प्लान आपके बास्केट में फिट नहीं बैठेगा, इन्फ्लेशन को अगर बीट करना हो और मुझे टैक्सेस को अगर एड्रेस करना हो। ठीक है, तो रिटर्न के मामले में ये उतना फिट नहीं है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए लोग करते हैं। और अगर जाहिर तौर पर आप हाई वैल्यू प्रीमियम नहीं अदा करें तो ये टैक्स बचाने का ही एक सिर्फ रास्ता बचता है, उससे ज़्यादा रिटर्न के लिए इसमें निवेश नहीं कीजिएगा, ये हमारे एक्सपर्ट का कहना है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल के बड़े लक्ष्य की। बीमा नियामक ने साल 2047 तक देश के हर नागरिक को जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति बीमा कवर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए रेगुलेटर बहुत सारे फैसले ले रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ बदलाव के अनाउंसमेंट्स होते हुए, लेकिन सरकार के स्तर पर सुधारों से जुड़ा ये एक बड़ा स्टेप कहीं ना कहीं लटक गया है, अटक गया है। क्यों अटका है? बीमा सुधारों का पहिया सरकार के लेवल पर किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है और क्यों नहीं उठ पा रहे, इन सब पर भी बात करते हैं। जितेंद्र सर, आपसे ही सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि बीमा कंपनियां कहीं ना कहीं, जो जनरल बीमा कंपनियां हैं, वो कॉम्पोजिट लाइसेंस को लेकर के थोड़ा सा हिचकिचाती हुई नजर आ रही हैं और ये बिल लग रहा है बजट सत्र में नहीं आएगा, जो अभी तक जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। आप इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम इसको समझे तो हिंदुस्तान में पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी जो हेल्थ, लाइफ, जनरल सब कुछ बेचा करती थी। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को अलग किया गया, लाइफ इंश्योरेंस को अलग किया गया, ये सोच के कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है बेनिफिट दे पाएंगे। अगर हम करंट मौजूदा स्थिति में देखें तो वो नहीं हो पाया। जो पेनिट्रेशन जनरल इंश्योरेंस कंपनी से चाहिए था वो पेनिट्रेशन हमें नहीं मिल पाया। दूसरा, जो बिजनेस होता भी है जनरल इंश्योरेंस में, फॉर एग्जांपल अगर हम कार इंश्योरेंस की बात करते हैं तो क्योंकि वो मैंडेटरी है इसलिए वो ज्यादा होता है, लेकिन अपने आप से लोग अभी भी उतना नहीं कराते हैं। तो इस वजह से क्योंकि वो पेनिट्रेशन नहीं हो पाया तो सरकार को अलग अलग रखने का कोई वजह नहीं दिख रही है। यही रीजन है कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ये कहा गया कि एक ही कंपनी को कंपोजिट लाइसेंस दे जाए, यानी कि जो पहले ढांचा हुआ करता था हमारे पास वापिस हम उस ढांचे में चले जाए, जिससे ये जो अलग अलग फोकस है, अलग अलग रेगुलेशंस है, अलग अलग कंपनीज को मैं कहूंगा कि पेनिट्रेशन के लिए भागना पड़ रहा है, वो एक ही कंपनी अगर करे तो बेहतर होगा। तो यही रीजन है कि ये अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसमें कंपोजिट इंश्योरेंस की बात हम कर रहे हैं। अब जो एग्जिस्टिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, तो उनको तो ये डर लगेगा ही कि हम जो है या तो मर्ज हो जाएंगे या हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, किस तरीके से होगा। तो वो एक जो डर है वो इंश्योरेंस कंपनीज को जो हेल्थ की तरफ है उनको लगने लगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को एडिशनल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी या एडिशनल उनके पास ही लाइसेंस आ जाएगा कि वो हेल्थ, जनरल और भी चीजें कर सकती हैं। लेकिन अमेंडमेंट बिल में काफी कुछ और भी है जिसकी वजह से ये बिल जो है पारित नहीं हो पाया और थोड़ी मुश्किल सरकार को हो रही है इस बिल को पास करने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने भी एक तरह से कंपोजिट लाइसेंस का विरोध किया है, अब तो सबसे बड़ा डर क्या है? उन्हें लग रहा है कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। अब उनके और उनको ये क्यों डर सता रहा है कि अगर कंपोजिट लाइसेंस मिल जाता है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी हेल्थ या दूसरे जनरल इंश्योरेंस बेचेंगी, तो उन्हें इसका डर क्यों सता रहा है? देखिए, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का अगर बिजनेस लाइफ करने लगे तो बिजनेस तो डिवाइड हो गया, और क्योंकि बिजनेस उतना बड़ा नहीं कर पाए हम हिंदुस्तान के अंदर कि हम पेनिट्रेट करते हो, जिससे कि हम हमें अगर कोई दूसरा भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी करती है तो हमारे ऊपर हिट बहुत ज्यादा ना लगे। तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से कंपोजिट इंश्योरेंस का जो है अपोज हो रहा है जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, क्योंकि अब बिजनेस उतना बड़ा नहीं है। और कहीं ना कहीं जो अगर हम नंबर्स भी देखें और गवर्नमेंट का कंसर्न भी रहा है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है उतना बिजनेस नहीं कर पाई हैं जिससे कि वो स्टैंड अलोन कर पाए।
और उनका फ्यूचर देखा जाए, तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से जनरल इंश्योरेंस यानी वो काउंसिल जो ने भी बीमा का लिखा है। पाई है उसके बहुत टुकड़े हो जाएंगे और सभी को अपनी कमाई की चिंता हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल होगी, वो कमाई की चिंता होगी, क्योंकि हेल्थ भी लाइफ करने लगेंगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि एक बात और समझिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है दोनों लाइफ और हेल्थ जनरल के लिए वो अलग है। वहां मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, जनरल के लिए लाइफ में ज्यादा है। लेकिन जितेंद्र जी, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को तो इरडा ने अभी कम किया है, तो इससे क्या हल नहीं मिलता है कि अब जो है जीवन बीमा और जनरल बीमा के बीच में इस मामले को लेकर तनातनी ना हो? नहीं, देखिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कम किया है वो जिससे कि बिजनेस कर सकें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो है कि दोनों को मर्ज करने का, कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर मैं जनरल, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस लेते हैं तो 1 साल का प्रोडक्ट होता है, लाइफ के मुकाबले जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है या बिजनेस रिक्वायरमेंट वो कम होता है। अब यही अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज करने लगेंगी तो उसको कैसे जो है मर्ज किया जाएगा, वहां पे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाएंगे, मॉनिटरिंग कैसे होगा, वो मॉनिटरिंग प्रोसेस कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि एक छोटी अवधि का प्रोडक्ट है, एक लंबी अवधि का प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी बेचेगी तो दोनों को कैसे तो मॉनिटरिंग होगी, तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन को चैलेंजेस है। लेकर के चुनौतियां नजर आ रही हैं, फंक्शनैलिटी को लेकर के चुनौतियां नजर आ रही हैं, इसके अलावा भी कोई है बात जो आपको लग रहा है? एक तो कारोबार कम होगा, ये भी कहीं ना कहीं सता रहा है जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को, ये बात भी। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो कैसे होगा अभी सरकार के लिए वो एक दुविधा बनी हुई है। दूसरा, इस बिल में एक और बात कही गई कि कंपनीज जो है वो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकेंगी। अब क्या म्यूचुअल फंड, यूलिप, या और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएंगे? अगर ऐसा होगा तो उसका ढांचा कैसे होगा, कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऐड होंगे, तो ये सब दुविधा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बिल का अभी शायद और अमेंड किया जाएगा, ये सब क्लेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कहीं जाके जो है ये बिल इंट्रोड्यूस होगा। मतलब इसमें लंबा वक्त लगेगा, ये इस बजट लंबा सत्र में वक्त है, तो नहीं आने वाला है। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी में कॉम्पोजिट लाइसेंस अभी साथ ही मिलेगा। में जितेंद्र जी, सरकार अपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में भी विनिवेश की योजना बना रही है, इससे इस पूरे कॉम्पोजिट लाइसेंस को लेकर के जो बातें उठ रही हैं उस पर कितना असर पड़ेगा? क्या इनमें अगर विनिवेश हो जाता है तो और कंपनियों के लिए चुनौती बढ़ जाएंगी? देखिए, विनिवेश होता है तो कंपनियों के लिए चुनौती तो बढ़ने वाली है, और मुझे लगता है, और जो भी सरकार ये कदम ले रही है, जैसा मैंने पहले कहा कि जो ऑब्जेक्टिव था वो कहीं ना कहीं मीट नहीं हो पा रहा है। हम पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी से वो नहीं दे पा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस इतना बड़ा पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो सरकार के लिए वो दुविधा बनी हुई है कि, और जो टारगेट अब रखा गया है कि 2047 तक सबको बीमा मिले, उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा अगर ग्रोथ पाथ हमारा यही रहने वाला है पेनिट्रेशन का? तो ये जितना कदम है, ये कंपटीशन आपस में खूब बढ़ेगा, और शायद जो मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ मर्जर की तरफ भी हम देख सकते हैं। तो ये सब ओवरऑल जो है, जितना भी अब सरकार कदम उठाएगी, तो मेरी राय में जो टारगेट रखा है 2047, ये सारे कदम उसकी तरफ हो रहे हैं। कदम तो उठ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कदम उठ रहे हैं फिर लटक रहे हैं, मामले अटक रहे हैं, कहीं पर बिल अटक रहा है, कहीं पर कंपनियों की मंशा, उनकी जो आगे बढ़ने की जो बात है वो अटक रही है, सबको अपने मार्जिन्स की भी चिंता हो रही है, क्या किए जाने की ज़रूरत है? इसके साथ मैं रैप अप करूंगी। अगर आप मुझे पॉइंटेड बता सके कि आपको लगता है कि ये 3 चीज़ें होंगी तो बीमा का पेनिट्रेशन हो पाएगा ताकि 2047 तक हम इंश्योरेंस फॉर ऑल के टारगेट को अचीव करें। देखिए, बीमा को अगर पेनिट्रेशन करना है तो आपको अफोर्डेबल बनाना होगा। बीमा इतना अफोर्डेबल हो कि हर इनकम लेवल का व्यक्ति उस बीमा को खरीद सके। मसलन स्वास्थ्य बीमा अभी भी अफोर्डेबल नहीं होता है। तो क्या इस ऐसा कुछ बनाया जा सकता है कि इसको कैसे अफोर्डेबल किया जाए, कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, प्रीमियम कॉस्ट को ज्यादा सुविधाएं कैसे दी जाए? ये तो मुझे लगता है कि एक तो ढांचा आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको जो पेनिट्रेशन है, जिसको आपको ये बेचना है, उसकी तरफ भी आपको काम करना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं ले पा रहा है प्रोडक्ट, क्यों नहीं वो जीवन बीमा ले पा रहा है, ढंग का जीवन बीमा ले पा रहा है, कहाँ पे बीमा कंपनियां फेल कर रही हैं, और क्या हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं बना सकते जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जा सके।
बढ़िया। तो सबसे बात जो है वो आके वहीं पर रुकती है कि आप क्या बीमा को अफोर्डेबल बना सकते हैं। आप अगर अफोर्डेबल बनाएंगे तो लोग आएंगे, ना कि आप किस तरह की लाइसेंस और किस तरह के प्रोडक्ट्स पर बात करने के बजाय उसकी अफोर्डेबिलिटी को जब तक आप भारत जैसे देश पे लोगों की पहुंच तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक शायद इंश्योरेंस फॉर ऑल का सपना अभी काफ़ी दूर ही नजर आएगा। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। थैंक यू। तो आप सबका धन्यवाद इंश्योरेंस सेंट्रल में जुड़ने के लिए। वैसे बीमा से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये है पूरी प्रक्रिया। इंश्योरेंस लिखिए, उसके बाद अपने सवाल की पूरी डिटेल्स दीजिए। अगर परेशानी है तो उसके बारे में हमें सारी जानकारी दीजिए ताकि हम उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर लिखिएगा। व्हाट्सएप कीजिए हमें 9311121874 पर, या फिर ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। आप हमें ईमेल के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं और हम हर मंगलवार को भी बीमा से जुड़े सवालों का जवाब देते हैं अपने लाइव शो हेलो मनी 9 में। तो उसमें भी आप बीमा के अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मुझे यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।